हाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अजमेर के जिस खादिम ने नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी है, उस पर पुलिस ने हत्या के लिए उकसाने और दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। पुलिस अब उस खादिम की तलाश कर रही है जिसने वीडियो जारी करके नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। जो प्रथम दृष्टया जिन लोगों से इसकी तस्दीक कराई गई है वो बता रहे हैं कि ये इसके हुजरे का वीडियो है जो दरगाह में जो हुजरा है वहीं बैठ के बनाया है। और आमतौर पर वीडियो का जो पूर्णतः जो फैक्टफुल जो जानकारी है वो तभी आ पाएगी जब आरोपी गिरफ्तार होगा और मोबाइल का एनालिसिस होगा। इसके खिलाफ हत्या के लिए उकसाना व धमकी देना और उसको धार्मिक रूप से उस धमकी में धार्मिक शब्दों का प्रयोग करने का मुकदमा दर्ज किया है। जाँच जारी है, तलाश कर रहे हैं रात से ही, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चला है। जल्दी गिरफ्तार कर। भवानी जुड़ रहे हैं। भवानी, कहाँ गायब हो गया सलमान और किसी को पता नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हिस्ट्री शीटर है। देखिए बिल्कुल हिस्ट्री सीटर है और जाहिर तौर पर पुलिस को तभी एक्टिव हो जाना चाहिए था जब इसने वीडियो बनाकर वायरल किया था। उसके बाद में पुलिस ने केस अब दर्ज किया, उसमें काफ़ी वक्त लगा दिया। अब पुलिस तलाशी कर रही है और इसको तलाशने के लिए अजमेर और आसपास की जगहों पर लगातार छापेमारी भी कर रही है, लेकिन अभी हाथ नहीं लगा है। और दूसरी तरफ जो अंजुमन है, अंजुमन ने अपना स्टेटमेंट जारी करके कहा कि उनसे उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन करणी सेना ने अभी कुछ देर पहले ही मांग की थी कि इनको अंजुमन कार्रवाई करे और खादिम पद से हटाए, क्योंकि खादिम का ओहदा काफ़ी मायने रखता है अजमेर दरगाह शरीफ के अंदर जो खादिम है। हालांकि इसका जो रिकॉर्ड है आनंद, इसका रिकॉर्ड पहले से ही हिस्ट्री सीटर है, जाहिर तौर पर पुलिस की लिस्ट के अंदर है। अजमेर दरगाह थाने के अंदर कई सारे इस पर केस पहले से दर्ज हुए हुए और अब क्योंकि ये मामला आ गया तो उसके बाद में अब इंतज़ार किया जा रहा है गिरफ्तारी का, क्योंकि जो धमकी दी है इसके बाद में कई ऐसे चेन और शुरू हो गई है छोटी छोटी धमकियों की। इसलिए लगातार ये डिमांड की जा रही है कि इसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। जी, लेकिन एक और बड़ी बात है कि अभी तक अंजुमन ने ये नहीं कहा कि इसको खादिम के पद से हटा रहे हैं। अपने आप को किनारा करने का ये मतलब उससे तो ये बस आप अपने आप को किनारा कर लो, लेकिन ये खादिम बना रहेगा। यानी ये अपनी उल जलूल हरकतों से बाज नहीं आया, फिर भी इसको खादिम बना के रखेंगे। ये तो किसी का सर कलम करने की बात कर रहा है, लोगों को भावना को उकसा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इसने किया है। तो अंजुमन को चाहिए कि अगर वो उसके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते और अपने आप को किनारा कर रहे हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर लेना देना नहीं है तो फिर उसको हटाइए वहां से। देखिए आनंद, जो अंजुमन के सेक्रेटरी है सैयद सरवर चिश्ती, उनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक तरह से कंडेम जरूर कर रहे हैं, वो ये ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में उसी स्टेटमेंट के अंदर सैयद सरवर चिश्ती ये कहते हैं कि जब पहले इस तरीके के वीडियो जब राजसमंद के अंदर एक शख्स ने कुछ साल पहले शंभू लाल था, उसने हत्या की, उन्होंने कहा जोड़ा था, कहा कि तब हिंदुओं ने क्यों नहीं कंडेम किया गया। जब उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ मुस्लिम्स के खिलाफ नारे लगे हैं, उसको कंडेम क्यों नहीं किया गया। यानी कि आप देखिए कि बीच बचाव जोड़ा जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसे वक्त में जब ये नारा जो तन से जुदा वाला नारा दिया जा रहा है, जिसका कंसर्न हिंदुस्तान से भी नहीं है, पाकिस्तान से, तहरीक लब्बैक का ये सबसे पहले जो नारा दिया था और जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चला दुनिया भर में, तो पाकिस्तान के एक नारे के आधार पर यहाँ पर अगर कोई इस तरीके के नारे देता, इस तरीके की अगर धमकियाँ देता, तो जाहिर तौर पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो अभी अंजुमन की ओर से इंतजार किया जा रहा है कि वो कब एक्शन लेगी। अभी तक अंजुमन ने एक्शन नहीं लिया। जी, तो अगर अंजुमन ने एक्शन नहीं लिया है तो फिर अगर आपने कहा, आपने करनी सेना के प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि वो भी फिर एक्शन में आ जाएंगे, उस पर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त और एक बड़ी खबर आ रही है, अमरावती पर ही बड़ी खबर आ रही है सामने। जांच में पता लगा है कि मामले में आरोपी डॉक्टर यूसुफ खान पर उमेश कोल्हे से 2 लाख रुपए उधार बाकी थे। यूसुफ ने उमेश कोल्हे से 2 लाख रुपए की दवाइयां उधार में ली थी। वो यूसुफ खान ही था जिसने उमेश कोल्हे के पोस्ट को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं साजिश के पीछे का एंगल लेन देन से जुड़ा तो नहीं था। दिवाकर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। तो यूसुफ खान एक ब्लैक फ्रीडम इस व्हाट्सएप ग्रुप से उस पोस्ट को कॉपी करके दूसरे ग्रुप में डालता है और वहां पर इसकी बहुत मदम्मत होती है और कहते हैं कि हम इंतकाम लेंगे।
तो क्या यूसुफ खान ने उधारी से बचने के लिए इस पूरी हत्या को अंजाम दिया और इन कट्टर ग्रुप्स को उकसाया और उमेश कोल्हे को टारगेट बनाया? क्या इस एंगल को अब खंगाला जा रहा है? देखिए आनंद, अमरावती पुलिस तो इसी एंगल से आगे पहले जांच कर रही थी। इस मामले में यूसुफ खान को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, क्योंकि 3.5 लाख रुपए की दवा उसने उमेश कोल्हे से उधार ली थी, जिसमें से 1.5 लाख रुपए उसने चुका दिए थे, लेकिन 2 लाख रुपए वो चुका नहीं पा रहा था। और 16 सालों से जो है उमेश कोल्हे से उसकी दोस्ती थी, घर पर आना जाना था। ऐसे में उमेश कोल्हे को भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी मौत की साजिश में उनका 16 साल पुराना दोस्त, जिसके घर वो आते जाते हैं, जिसके उन्हें आर्थिक मदद कई बार की है, वो शामिल होगा। और ऐसे में जब यूसुफ खान की गिरफ्तारी हुई, जब नूपुर शर्मा का एंगल सामने आया, यूसुफ खान ने पता चला कि जो ब्लैक फ्रीडम ग्रुप था उससे स्क्रीनशॉट लेके रहबर ग्रुप, जो कि इरफान शेख का ग्रुप था, उसमें फॉरवर्ड किया। और तभी इस पूरे प्लान की साजिश रची गई, पूरा प्लान बनाया गया कि अब उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतारना है। बाकायदा प्लानिंग की गई। 16 को मीटिंग हुई, उसके बाद 2 अटेम्प्ट भी हुए, लेकिन 2 अटेम्प्ट में जो आरोपी हैं वो जो है सफल नहीं हो पाए, और तीसरे अटेम्प्ट में जो है उन्होंने जो है उमेश कोल्हे की हत्या कर दी। लेकिन इस पूरे मामले में मैं आनंद बताऊं एक अहम तस्वीर कि पिछले 2.5 घंटे से एनआईए की टीम इसी सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में मौजूद है। जो एसपी हैं विक्रम कलाटे मुंबई एनआईए यूनिट के, वो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी देर में यहाँ से 7 जो आरोपी हैं, क्योंकि उनकी कस्टडी जो है अब एनआईए को दी जा चुकी है, तो फिर एनआईए की टीम यहाँ से उनको लेकर मुंबई के लिए रवाना हो सकती है। लेकिन इसके पहले जो 2.5 घंटे से टीम मौजूद है, जानकारी ये भी मिल रही है कि आरोपियों से लगातार अंदर पूछताछ भी चल रही है। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि इरफान शेख अगर मेन एक्यूज्ड है, मास्टरमाइंड है, जिसने इसको प्लॉट किया नागपुर में बैठकर और फिर वो नागपुर चला गया, और ये रहबर ग्रुप को, रहबर का सरगना है, इस एनजीओ को वही चलाता था। उधर यूसुफ खान है जिसने व्हाट्सएप को फॉरवर्ड को निकाल कर इस ग्रुप से उस ग्रुप में डाला और लोगों को उकसाया, देखो कि ये बंदा क्या कर रहा है, बावजूद इसके कि ये उमेश कोल्हे को 16 साल से जानता था। और या ये वही यूसुफ खान है जो उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचा था। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ताकि शक ना हो किसी पर कि जो है यूसुफ खान भी इस पूरी प्लानिंग में शामिल था। लेकिन जब नूपुर खान का मामला सामने, नूपुर माफ कीजिएगा, नूपुर के समर्थन में पोस्ट करने का मामला सामने आया, तब जो है ये पता चला पुलिस को कि जो स्क्रीनशॉट वायरल किया था अदर ग्रुप में, वो यूसुफ खान ने किया था, क्योंकि ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में यूसुफ खान भी शामिल था, जिसमें 60 पार्टिसिपेंट हैं ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में, जिसमें यूसुफ खान भी एक है। तो उसी ने ये स्क्रीनशॉट मार के और सीधा अलग अलग ग्रुप में जो है वायरल किया था। रहबरिया ग्रुप, जो कि इरफान शेख का ग्रुप है, उसमें ग्रुप में जाने के बाद बाकायदा ये प्लानिंग की गई इरफान शेख की तरफ से कि उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतारना है। तो पूरी प्लानिंग थी कि यूसुफ खान की कि किसी को शक ना हो उसके ऊपर, क्योंकि इसीलिए वो अंतिम संस्कार में भी गया था। लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एनआईए की एंट्री हुई। जिस दिन एनआईए की एंट्री हुई थी आनंद, उसी दिन यूसुफ खान गिरफ्तार हुआ था, यानी 2 जुलाई को एनआईए की एंट्री होती है और पुलिस तुरंत यूसुफ खान को गिरफ्तार कर लेती है। दिवाकर, ये यूसुफ खान ये रहबर ग्रुप से कब से जुड़ा है और ये रहबर ग्रुप को फंडिंग कहां से आती थी? क्योंकि हमें यहाँ न्यूज़ 18 पर ही हमें यह खबर मिली है कि इसका धंधा तो नुकसान में चल रहा था इरफान शेख का, तो इसके पास ये पैसे कहाँ से आए कि 10-10 हज़ार रुपए की मोटरसाइकिल इन्हें दे, इनको पैसे दे और फिर इनको ये भी कहे कि तुम्हारे लिए मैं गाड़ी इंतजाम कर दूंगा कि तुम भाग सको वहां से? देखिए आनंद, साफ तौर पर एनआईए के लिए भी यही सबसे बड़ा सवाल है कि कोविड के दौरान ऐसा कहा जा रहा है इलाके के लोगों के कि उन्होंने काफ़ी मदद की थी इरफान शेख ने लोगों की, लेकिन वो पैसे आते कहाँ से? वेल्डर का धंधा था उसका, वेल्डर का काम करता था, वो धंधा जो है नुकसान में चल रहा था, जिसके बाद उसने रहबर जो है वो एनजीओ खोला था। उस एनजीओ को इतने पैसे आए कहाँ से कि कोविड काल में जो है लोगों की उसने मदद की। लेकिन अमरावती पुलिस से जानकारी मिली कि इस मदद के आड़ में वो युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। और आपको याद होगा उमेश कोल्हे की हत्या में जितने आरोपी शामिल हैं उनकी उम्र जो है बहुत कम है, 20 से 22 से 24 साल के जो युवा हैं वो इसमें शामिल थे। और जो उन पर अटैक करने वाला जो आरोपी है जिसने चाकू चलाया उसके उमेश कोल्हे के ऊपर, उसकी उम्र तो और भी कम है। तो ऐसे में आप जो ये समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो नेक्सस है वो चल रहा था। लेकिन एनआईए को अब कस्टडी मिल गई है, एनआईए भी उसके खातों की जांच लगातार शुरू कर दी है। शक ये एनआईए को है कि विदेशी फंडिंग जो एनजीओ का अकाउंट है उसमें होती थी इरफान शेख को, वो फंडिंग कहां से आती थी इसका पता लगाना बाकी है। और यही वजह है कि एनआईए
कस्टडी ले चुकी है। अब पूछताछ आगे की जब बढ़ेगी तो तमाम जी। चीजें सामने आएंगी। जी दिवाकर, धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आप कह रहे हैं 2.5 घंटे से एनआईए की टीम वहां बैठी है, अभी थोड़ी देर में वहां से निकलेगी, आरोपियों को लेकर क्या मुंबई जाएगी, आगे की इंटरोगेशन क्या वहां होगी, इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन एक सवाल जो खटक रहा है मन में कि 21 जून को यह घटना अमरावती में होती है और इस मामले को पूरी तरह से दबाया जाता है, इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया नहीं जाता। यही आरोप वहां के लोकल अथॉरिटीज पर है और यह भी पूछा जा रहा है कि सरकार बदली और सुर बदल गए। 28 तारीख को कन्हैया लाल का सर काट दिया जाता है उदयपुर में। तो क्या अमरावती का उदयपुर से कोई कनेक्शन है? क्या अगर अमरावती को पहले से ही थरोली इन्वेस्टिगेट कर बात सामने होती तो क्या उदयपुर को अवॉइड किया जा सकता था? क्या कन्हैया लाल की जान बच सकती थी? आरोपी नंबर 1 इरफान शेख, आरोपी नंबर 2 मुद्दसिर अहमद, आरोपी नंबर 3 शाहरुख पठान, आरोपी नंबर 4 अब्दुल तौफीक, आरोपी नंबर 5 शोएब खान, आरोपी नंबर 6 आतिब राशिद, आरोपी नंबर 7 यूसुफ खान। उमेश कोल्हे की गला रेत करके हत्या के आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16, 18, 20 और आईपीसी की धारा 153A, 153B, 120B और 302 लगाई गई है। एनआईए ने इसमें कमिटिंग एक्ट ऑफ टेरर की धारा भी जोड़ी है। 7 तारीख तक पीसीआर गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद में मालूम पड़ेगा। अभी आरोप पूरे झूठे आरोप है। बट इसमें इंक्रिमिनेटिंग डिटेल्स भी आ रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड अभी इन्वेस्टिगेशन उनका चालू है। अभी ये तो सिर्फ उनके आरोप लगे हुए हैं, ये सिद्ध नहीं हुए, आरोप लगे हुए हैं। वो सब इन्वेस्टिगेशन चालू है। कन्फेशनल स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है। पुलिस हत्या की वजह फेसबुक पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट को मान रही है। अमरावती केस में चौंकाने वाले सुराग सामने आ रहे हैं। पुलिस को सुराग मिला है कि 16 जून को इरफान शेख ने उमेश कोल्हे को मारने के लिए अपने शूटरों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में इरफान ने आतिब शोएब को पूरा प्लान बताया। 21 जून को 3 लोग दुकान के पास खड़े थे जो हमलावरों को उमेश कोल्हे की पल पल की जानकारी दे रहे थे। हत्या में 12 से 14 इंच लंबा चाकू इस्तेमाल किया गया। चाकू को शोएब ने अपने किसी दोस्त से 300 रुपए में खरीदा था। 21 जून की रात 10 बजे का वक्त था जब उमेश कोल्हे अपनी दवा की दुकान बंद करके स्कूटर से घर की तरफ जा रहे थे। उनसे थोड़ी दूर पर दूसरी गाड़ी में उनका परिवार भी था। इस बीच उमेश के स्कूटर के पीछे हत्यारे लग गए और घंटा घर के इस सुनसान इलाके में उनको चाकुओं से गोदकर फरार हो गए। हत्यारों को जरा भी इल्म नहीं था कि उनकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। वीडियो में जो शख्स चश्मा लगाए दिख रहा है वो शोएब है। आरोप है कि इसने ही उमेश कोल्हे पर चाकू चलाया था, जबकि वीडियो में बैठा दिख रहा दूसरा शख्स आतिफ है। इसके हाथ में भी चाकू है। अमरावती पुलिस के मुताबिक कन्हैया लाल की ही तरह उमेश कोल्हे ने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया था और बस यही बात हत्यारों को नागवार गुजरी और रात में गला रेत कर उमेश को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि इरफान ने ही हत्या की पूरी प्लानिंग की थी और आरोपियों को इस काम के लिए रुपए दिए थे। एनआईए ने इरफान शेख से करीब 4 घंटे तक सिटी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान एनआईए को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। तफ्तीश में पता चला है कि इरफान पहले वेल्डिंग की दुकान चलाता था। दुकान नहीं चली तो रहबर नाम से एनजीओ खोल दिया। एनजीओ के जरिए कोरोना काल में उसने मदद भी की, लेकिन आरोप है कि मदद के बहाने इरफान ने कई लोगों का ब्रेन वॉश किया। अब तक की जांच में यह पता चला है कि उमेश कोल्हे की हत्या को जिन आरोपियों ने अंजाम दिया उनमें ज्यादातर नौजवान हैं। कोल्हे पर चाकू चलाने वाले आरोपी की उम्र तो और भी कम बताई जा रही है। आरोप है उमेश कोल्हे की हत्या में
यूसुफ खान भी शामिल था। किसी को शक न हो इसके लिए यूसुफ उमेश कोल्हे के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। यूसुफ खान भी ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य है। इसी ग्रुप में उमेश ने नुपुर शर्मा को समर्थन देने वाला पोस्ट फॉरवर्ड किया था, जिसके बाद उस पोस्ट को यूसुफ खान ने रहबरिया ग्रुप में भेजा, जिस ग्रुप में हत्यारे और मास्टरमाइंड इरफान शेख है। इसके बाद ही इरफान को गुस्सा आ गया और उसने 16 जून को एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में उमेश को मारने की बात की गई। अब एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इरफान का कहीं कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। जांच इस एंगल से भी आगे बढ़ रही है कि कहीं उमेश कोल्हे हत्याकांड का उदयपुर की घटना से कोई संबंध तो नहीं है। मुंबई में 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जो निचले इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा पानी भर गया है। जो साइन इलाका है जहाँ पे इस समय हम खड़े हुए हैं वहाँ पर बंद कर दिया गया है। मॉनसून आया और साथ में जल प्रहार लाया। देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी वर्षा हो रही है। वर्षा की वजह से कई इलाकों में बाढ़ भी आया हुआ है। आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बात अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की करें तो यहां लगातार हो रही बारिश से परेशानियां बढ़ गई हैं। रेलवे स्टेशन में भी पानी भर गया है। सरकार ने एनडीआरएफ को अलर्ट पर रहने के आदेश भी दिए हैं। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभी बीएमसी हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। 2:30 बजे समीक्षा लेंगे वहां पर कैसे हालात हैं और कैसे राहत कार्य में लोग लगे हुए हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जमीन धंसने से 47 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 14 लोगों की तलाश अब भी जारी है। वहीं गोवा की राजधानी पणजी में भी बारिश के बाद जल भराव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी जोरदार बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बारिश के बाद सड़क दरिया में तब्दील हो गई। वहीं बिहार के पूर्णिया जिले में भारी वर्षा के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अब देश के कई इलाकों में बारिश कहर बरपा रही है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। मुंबई में लगातार हो रही वर्षा की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। मुंबई उपनगर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में भौरा नदी उफान पर है, तो बिहार में भी भारी वर्षा हो रही है और उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के गांदेरबल में बारिश की वजह से सड़क पर मलबा आ गया। नवी मुंबई इलाके में भी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। सड़कों पर लबालब पानी भरा है। बारिश की वजह से मुंबई के हर इलाके में ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। अब वहीं भारी वर्षा की वजह से मुंबई के सायन इलाके में पानी भर गया है। ये अमूमन सायन में सबसे पहले भर जाता है। सायन और हिंद माता ये 2 इलाके हैं दादर और माटुंगा के बीच। पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम मुंबई के सायन इलाके में और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घुटने तक ये पानी भर चुका है। पूरा जो इलाका है वो जल भराव हो चुका है और जिस तरीके से जल भराव हुआ है उस तरीके से पूरे रोड को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। और साफ तौर पर देख सकते हैं जो टैक्सी हैं, जो गाड़ियां हैं, वो आधी से ज्यादा डूब चुकी हैं। घुटने से ऊपर तक पानी यहाँ पे आ चुका है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और किसी भी को आने जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ता चला आ रहा है। जो पानी है वो घुटनों तक लगातार भरते जा रहा है। अगर मैं अपने पीछे देखूं, देखिए किस तरह से महिलाएं जो आ रही हैं वो कमर तक उनका पूरा पानी भरा हुआ है। हालांकि जो बीएमसी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो पानी यहाँ पे लगातार भर रहा है उसे निकाला जाए। अब जो स्थिति है वो पानी घर के अंदर जा रहा है और यही वजह है कि बीएमसी की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पानी को जो जलस्तर है वो किसी तरह से कम किया जाए। मुंबई का जो साइन इलाका है वो लो नाइन इलाका माना जाता है और हर साल यहाँ की स्थिति इसी तरीके की होती है।
लगातार पानी भर जाते हैं। देखिए मैं अगर दिखाऊंगा ट्रक, देखिए ये बड़ा ट्रक है, आधे से ज्यादा ट्रक जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है और किसी तरह से ट्रक का ड्राइवर कोशिश कर रहा है कि यहाँ से इस निकाला जाए। पानी की जो स्तर है लगभग 2.5 से 3 फीट भर चुका है। यही वजह है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने पूरे जो इलाका है उससे जो साइन इलाका है जहाँ पे इस समय हम खड़े हुए हैं वहाँ पर बंद कर दिया गया है और पानी लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। कोशिश की जा रही है कि अगर बारिश धीमी होती है या बारिश कम होती है तो किसी तरीके से जो पानी का स्तर है, जो पानी के यहाँ का जो जमा है उसे निकाला जाए।